हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर्स दिसंबर 2024, जिसमें हम एनवायरनमेंट के आज शॉर्ट्स को कवर करेंगे, प्लस आज एमसीक्यूज़ भी होंगे। तो आप सभी बच्चे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि जितने अच्छे से वीडियो सुनोगे उतने अच्छे से एमसीक्यूज़ कर पाओगे। वीडियो में आंसर्स नहीं दिखाए जाएंगे। आंसर्स देखने हो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करिए आप, जो कि पीएम पाठशाला के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ जुड़ गए आप, जब टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तो वहाँ पर कंप्लीट पीडीएफ होगी विद क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, कोई क्वेश्चन के जवाब नहीं देते हो आप लोग, एक दो बच्चे दे दें आपको, और जो बच्चे सुनते हैं वो जवाब देते नहीं है। मुझे समझ नहीं आता, या तो वो वीडियो ठीक से नहीं सुनते हैं या क्या कर रहे हैं। अपने साथ ही आप गलत कर रहे हो ना, आप क्वेश्चन के जवाब ही नहीं देते हो। क्वेश्चन क्यों पूछती हूँ मैं? इसीलिए पूछती हूँ ताकि आपको आंसर्स आएँ और आप देखो, अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक करो। प्रीलिम्स देखो, अब आने ही वाला है, फरवरी आएगा, फिर फटाफट टाइम बीतेगा। तो हम चलते हैं सीधा अपने शॉर्ट्स पे डिस्कस करेंगे। जो पहला आज शॉर्ट दे रखा है, IPBES नेक्सस असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में है। समझते हैं ये रिपोर्ट क्या है, इससे जुड़ी जानकारी, इसकी की फाइंडिंग्स क्या थे, इसकी क्या अप्रोचेज़ हैं, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले समझो IPBES का फुल फॉर्म क्या है। इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम से रिलेटेड। इन्होंने ही रिपोर्ट रिलीज़ करी है जिसका नाम है नेक्सस असेसमेंट रिपोर्ट। समझ गए? तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि नेक्सस असेसमेंट रिपोर्ट कहाँ से रिलीज़ हुई है, तो रिलीज़ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है उसको? इंटर गवर्नमेंटल एक प्लेटफॉर्म है बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम से रिलेटेड, उन्होंने इसको रिलीज़ करा है। अच्छा, इस रिपोर्ट में बोला जा रहा है कि ये असेसमेंट रिपोर्ट है जो क्या करेगी, इंटरलिंक करेगी। किनको इंटरलिंक करेगी? बायोडाइवर्सिटी को, वाटर को, फूड को, हेल्थ को। समझ लो, इस बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये। बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को ये मर्ज कर रहा है, इंटरलिंक कर रहा है कि बायोडाइवर्सिटी, फूड, वाटर, फूड एंड हेल्थ के ऊपर रिपोर्ट बनाई है। और याद रखो, ये एक साइंटिफिक असेसमेंट है, ऐसा ही कोई असेसमेंट नहीं है, ये साइंटिफिक असेसमेंट है। इसमें सारे नेक्सस को कवर किया जाएगा, बायोडाइवर्सिटी वाला फैक्टर, वाटर, फूड, हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, इन सभी को। साथ ही साथ ना इसमें ये भी देखा जाएगा, रिस्पॉन्स ऑप्शंस भी इसमें एक्सप्लोर किए जाएंगे ताकि को बेनिफिट्स मैक्सिमाइज किए जा सकें। अब आगे की कहानी समझो क्या है। आगे ना सबसे पहले तो ये समझ लो इस प्लेटफॉर्म के बारे में कि प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। ये ना बॉन, जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर्स है इंटर गवर्नमेंटल का। 2012 में इसको लेकर आया गया था ताकि हमारी जो साइंस पॉलिसी इंटरफेस है बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को लेकर, यानी कि हमारा ये मुद्दा था, IPBES ये काम करता है कि कंजर्वेशन का और सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी का, और ह्यूमन बींग के वेलबींग के बारे में भी सोचता है, ह्यूमन बींग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचता है। तो इसमें 150 मेंबर कंट्रीज़ हैं, इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर है। ध्यान रखना, इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज का इंडिया भी क्या है? फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया भी जब 2012 में ये आया, स्टैब्लिश हुआ, तो इंडिया भी वहाँ पर था। याद रखना, ये UN की बॉडी नहीं है, लेकिन UN आपके इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत ये सेक्रेटेरिएट सर्विसेज देती है। ध्यान रखना इस बात को। आ सकता है क्वेश्चन, इज इट द UN बॉडी? नो, इट्स नॉट द UN बॉडी, बट डेफिनेटली UNEP के साथ ये सेक्रेटेरिएट सर्विसेज अपनी देती है। अब ना इस प्लेटफॉर्म ने कुछ बातों को लेकर आया है। जैसे इस प्लेटफॉर्म में बात करी है अनअकाउंटेड फॉर कॉस्ट, यानी जो करंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं रिफ्लेक्टिंग इम्पैक्ट्स ऑन नेक्सस एलिमेंट, यानी बोल रहा है कि 10 से ना 25 आपका ट्रिलियन डॉलर्स हर दिन ना खर्च होता है, क्योंकि इनका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। कह रहा कैसे इनके इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पड़ता है, ऐसे कौन से नेक्सस एलिमेंट आ जाते हैं, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे आज की, कैसे कैसे ये हो जाता है। सबसे पहले देखो, नेक्सस का मतलब समझते हो? नेक्सस का मतलब होता है गाइस कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शंस। समझ रहे हो? जैसे ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शंस है ना इन सब के, बायोडाइवर्सिटी का, इकोसिस्टम्स का, बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है। तो कह रहे हैं इनके नेक्सस की वजह से ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अभी कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंस में ना बहुत सारे जो अनअकाउंटेड फॉर कॉस्ट हैं, अलॉन्ग साइड डायरेक्ट पब्लिक सब्सिडीज़ है, प्राइवेट फाइनेंशियल इंसेंटिव इन्हांस करने की ज़रूरत है, नेशनल जो आपका नेचर डैमेजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे इन्वेस्ट करने की बात है। ध्यान से समझना,
कॉस्ट जो है वो बड़ी अनअकाउंटेड सी है, यानी आप समझो कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतनी ज़्यादा मतलब इनके नेक्सस की वजह से इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है हमारा, इनका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है जो हम ना अनअकाउंट मतलब उनकी कॉस्ट को हम ना काउंट भी नहीं कर रहे हैं, अकाउंट में भी नहीं वो डाल रहे हैं हम। और इससे प्राइवेट फाइनेंशियल इंसेंटिव को इन्हांस करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना नेचर का डैमेज हो रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से। कह रहा है एक बात बताऊँ, इस रिपोर्ट को क्यों बताना पड़ा, क्योंकि देखो बायोडाइवर्सिटी का पर डिकेड बहुत 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 डिक्लाइन हो रहा है। कह रहा है आप समझो 30 से 50 साल उठा लो, 2 से 6% रिड्यूस हुआ है, लाइक आप समझो एबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम टू स्क्वेस्टर कार्बन एंड एक्सिलरेटिंग क्लाइमेट चेंज एंड ऑल। फिर इन लास्ट 50 ईयर्स का आप देखो तो ग्लोबल ट्रेंड जब आप चेक करते हो तो इनडायरेक्ट जो सोशो इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं, बायोडाइवर्सिटी का लॉस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ओवर कंजम्पशन बहुत है, पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लैंड एंड सी यूज़ के चेंज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ एंड ऑल हैं, तो ये सारे वजह बढ़ जाती है। फिर अनसस्टेनेबल फ्रेश वाटर आपका विड्रॉल भी है, यानी वेटलैंड का डिग्रेडेशन है, फॉरेस्ट लॉस है, और जिसकी वजह से पानी की क्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, रिजिलियंस, ये सब बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। फिर ये कह रहा है कि 50% जो है ना वो इन्फेक्टियस डिजीज़ हैं, उनका ना कनेक्शन जो इंटरकनेक्शन जो है वो इकोसिस्टम, एनिमल और ह्यूमन हेल्थ से भी बहुत ज़्यादा ड्राइव कर रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ना वो वे अहेड में क्या कह रहा है कि ना आपको ना अडॉप्ट करना है सिनर्जिस्टिक अप्रोचेज, यानी कि ना आपको कार्बन रिच इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स वगैरह को एक तो रिस्टोर करना है। ठीक है, दूसरा ना आप क्या करो, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी बोला जा रहा है कि देखो जी अल्टीमेटली आपको मैनेजमेंट तो करना है ना बायोडाइवर्सिटी का, क्योंकि अगर आप मैनेज नहीं करोगे तो इससे इनमें डिजीज़ आएगी। और देखो अल्टीमेटली आपको पता है आजकल जूनोटिक डिजीज़ भी बहुत फैल रही हैं, तो एनिमल से ह्यूमंस में वो डिजीज़ आ जाती हैं, तो आप समझो कितना ज़रूरी है। इसीलिए तो इनका नेक्सस ही बना हुआ है, कैसे बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को कैसे ख़राब कर रही है। फिर कह रहा है कि अल्टीमेटली अर्बन नेचर बेस्ड सोल्यूशन लेकर आओ। एक तो इंडिजिनियस पीपल को ना, जो भी लोग लोकल लोग हैं उनसे भी नॉलेज लो कि कैसे ऐसे अप्रोचेस को लिया जाए, उनको भी दो नॉलेज, या उनके साथ शेयरिंग करो नॉलेज की। आप अडॉप्ट करो सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और वन हेल्थ अप्रोच अपनाना पड़ेगा, तब जाके आप इस समस्या से उभर पाओगे, वरना ये समस्या बहुत बड़ी होती जा रही है। फिर आगे कह रहा है कि ना नेक्स्ट हम चलते हैं अपने शॉर्ट की ओर, जिसमें बोल रहा है कि फाओ ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है ग्लोबल स्टेटस ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स। जो मिट्टी होती है ना उसमें जो मिट्टी में नमक का अफेक्ट कितना हो रहा है उसके बारे में है। तो फाओ का ये पहला मेजर असेसमेंट है और ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल क्या होती है, जिसमें ना बहुत ज़्यादा सोल्यूबल सॉल्ट, यानी जो सलाइन सॉल्ट का अमाउंट बहुत एलिवेट कर जाता है। एक्सचेंजेबल जो सोडियम आयंस वगैरह हैं, सोडिक सोल्स वगैरह जो है ना, सॉइल्स वगैरह, वो बहुत ज़्यादा मतलब हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से, या आप कह लो एडवर्सली ना सॉइल की फर्टिलिटी को। देखो अगर ना सोडिक सॉइल बन जाएगा, यानी सोडियम आयंस बहुत ज़्यादा एक्सचेंजेबल होंगे, या बहुत ज़्यादा सलीन सॉइल्स जो होंगे, या बहुत ज़्यादा जब नमक की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो उससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी पर बहुत असर पड़ता है। और जब अगर फर्टिलिटी सॉइल की मिट्टी में फर्टाइल नहीं होगी, मिट्टी ही जब उपजाऊ नहीं होगी, तो फिर प्लांट कैसे ग्रो करेगा, है ना। तो कह रहे हैं कि ये रीजंस क्या हैं, इतना ज़्यादा मतलब सॉर्टिफिकेशन क्यों हो रहा है, फैक्टर्स इंक्रीजिंग, कि बेसिकली इतना ज़्यादा एक्सचेंजेबल सोडियम आइंस कहाँ से ये आ रहे हैं। तो कह रहा है उसका कारण है हमारे एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, यानी ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर्स हैं। कह रहे हमारी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो बिल्कुल एफिशिएंट नहीं है, ओवर यूज़ करते हैं हम फर्टिलाइजर्स का, पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर हमारा है, हम एक्यूफर्स बहुत ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इरिगेशन अच्छे से नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम हमारा सही नहीं है। फिर डिफॉरेस्टेशन कैसे है, क्योंकि हम ना डीप रूटेड वेजिटेशन यानी ड्राई लैंड सैलिनाइजेशन को रिमूव करते जा रहे हैं। फिर और भी कई फैक्टर्स हैं, जैसे ना एक्सेसिव वाटर पंपिंग है कोस्टल इनलैंड एरियाज़ में, माइनिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। कह रहे ये सारे ही कारण पड़ जाते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोडिफिकेशन है। नेचुरल फैक्टर की ओर देखोगे तो क्लाइमेट क्राइसिस है। क्लाइमेट क्राइसिस कैसे है, एरिडिटी आ जाती है, क्लाइमेट क्राइसिस इतना ज़्यादा है कि उससे एरिड लैंड कन्वर्ट हो जाते हैं, या कई कई जगह पे परमाफ्रॉस्ट थॉइंग हो जाती है। अब ये भी पता होना चाहिए, देखो सारे ना शब्दों को बहुत ध्यान से समझना है। अगर ये परमाफ्रॉस्ट थॉइंग आई है तो आपको इसका मतलब ज़रूर पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो परमाफ्रॉस्ट थॉइंग का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ना फ्रोज़न हो जाता है ग्राउंड इन द पोलर रीजन्स, मतलब जो सड़कें हैं या सारा चीज़ें भी ग्राउंड है पूरा, वो पूरा का पूरा ग्राउंड बोलूँगी, बल्कि मैं इसको रोड्स पे मत बोलो, ग्राउंड बोलो, फ्रोज़न हो जाते हैं। और जो ना जितने भी क्लाइमेट मेल्ट्स
अनदर कोल्ड क्लाइमेट जो होता है वो मेल्ट करता है, यानी यहाँ इस प्रोसेस में कार्बन और मीथेन एटमॉस्फेयर में बहुत निकलती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब परमाफ्रॉस्ट थ्रो पता है क्यों होती है, थॉ क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत राइज कर रहा है। वार्मिंग क्लाइमेट की वजह से जो परमाफ्रॉस्ट है वो थॉ हो जाता है, यानी सीजनल स्नो कवर जो होनी चाहिए थी वो उतनी इफेक्ट करती है। क्लाइमेट चेंज, इकोसिस्टम का डैमेज, इससे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से देखा जा रहा है कि परमाफ्रॉस्ट जो है वो थोइंग शुरू हो जाती है। इसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है प्लैनेट पर, क्योंकि बहुत ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करता है, डिजीज़ को बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परमाफ्रॉस्ट थोइंग से कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। तो अल्टीमेटली इसकी वजह से आप समझो लैंडस्लाइड आ सकती है, रोड में डैमेज होना शुरू हो जाता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यानी कि आप समझो कि ना फ्रीजिंग जो हो जाती है वो बहुत सॉफ्ट होना, थोइंग का मतलब ही होता है फ्रीजिंग का सॉफ्ट हो जाना, ठीक है ना। मतलब आप हिम द्रवण कहते हैं इसको, थॉ का मतलब होता है गलना, किसी चीज़ का पिघलना, यानी परमाफ्रॉस्ट जब पिघलने लग जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, तो यहाँ पे CO2 और CH4 बहुत निकलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत डैमेज करेगा, डिजीज़, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह निकल कर आएंगे, समझ रहे हो, यानी सी लेवल बहुत राइज कर जाएगा, इरोजन होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर इसकी वजह से आ जाते हैं। कह रहा है इसी की वजह से ना सॉइल के अंदर ना बहुत ज़्यादा नमक पड़ रहा है, सैलिनिटी बहुत बढ़ रही है। कह रहा फिर ना रिपोर्ट ने और भी फाइंडिंग दिखाई कि ग्लोबली अगर हम देखें तो कवरेज जो है वो 10% की कवरेज है, यानी जो आपका ना ग्लोबल लैंड एरिया है वो 10% अफेक्ट हो रहा है। सोचो इतना बड़ा। और ना कह रहे हैं कि 24 से 32% भी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो कंट्री अफेक्ट हो रही है एरिया वाइज वो ऑस्ट्रेलिया है और परसेंटेज वाइज ओमान है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है इसी रिपोर्ट को लेकर ही पूछ लेगा वो सवाल, तो आपको जवाब ज़रूर देना है। इंडिया को स्पेसिफिकली देखोगे तो इंडिया का जो टोटल जोग्राफिक एरिया है वो तो अफेक्ट होगा 2.1% इंडिया के लेवल पर देखो आप। और हमारा सबसे ज़्यादा जो स्टेट दुखी होगा एरिया वाइज वो गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल बहुत दुखी होंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा। 17% जो इरीगेटेड एग्रीकल्चरल लैंड है वो ब्रैकिश ग्राउंड वाटर फिर जो ड्यू टू यूज़ ऑफ ये वो भी हमारा ख़राब हो जाएगा। तो हमें बहुत 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 ज़रूरत है सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की, यानी हमें मल्चिंग करना पड़ेगा, कुछ ऐसे अडेप्ट करने पड़ेंगे एफर्ट, जैसे ब्रीडिंग सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट, बायो रिमीडिएशन, ये सारे हमें यूज़ करने पड़ेंगे। अगर ये एफर्ट हम नहीं लेंगे तो हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम से लड़ भी नहीं पाएंगे। तो मल्चिंग का मतलब क्या होता है? मल्चिंग का मतलब होता है जैसे ना पत्तों से ढकना, बेसिकली मल्च समझते हो, पत्तों से यानी कि ढकना। अगर सिंपल वर्ड में बताऊँ मैं आपको, मतलब गार्डनिंग की टेक्निक होती है जो प्लांट को बहुत बेनिफिट करती है। जैसे वो वुड चिप से, बाग से, लीव से ना आपने बचा लिया, उनके मॉइस्चर को प्रिवेंट करने के लिए, सॉइल की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए मल्चिंग की जाती है। समझ रहे हो, ये सब करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट शॉर्ट पे हम चलते हैं जिसका नाम है प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज़ फॉर डिकेड 2024-34, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये प्रोग्राम हमारा ऐड ऑन करा है, अडॉप्ट किया है, ताकि लैंड लॉकिंग जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए प्रोग्राम निकाला जा सके। ये ना बिल्ड होता है वियना प्रोग्राम ऑफ एक्शंस। तो वियना प्रोग्राम ऑफ एक्शन पे और एलमेटी प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इन दोनों को मिला के इसे चल रहा है, ताकि हमारे जो भी चैलेंजेस हैं लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्रीज़ के वो एड्रेस हो पाएँ। तो 5 प्रायोरिटीज़ एरिया इन्होंने बोला है कि 5 प्रायोरिटी एरिया पे आपको काम करना पड़ेगा। और इसमें सबसे पहला काम है आपको सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना है, इनोवेशन करनी है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, रीजनल ट्रेड की ओर ध्यान देना है, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, क्लाइमेट रेजिलियंस को बिल्ड करना है, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना है। तो इसी रिपोर्ट के तहत जो की टारगेट्स हैं वो क्या है? बूस्ट लेबर प्रोडक्टिविटी एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। हमें सभी सेक्टर्स में 50% क्या करना है? लेबर प्रोडक्टिविटी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को 2034 तक हमें किसी भी हालत में इसको अचीव करना है और सपोर्ट करना है। मतलब हमें ना क्या करना है? सोशल इकोनॉमिक, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने हैं, इंडस्ट्रियल पार्क्स तैयार करने हैं, एलिमिनेट करना है आर्बिट्री अनजस्टिफाइड नॉन टैरिफ बैरियर्स को हमें रोकना है। फिर ना हम ना क्या कर सकते हैं, हम ना जितनी भी हमारी लीज डेवलप कंट्रीज़ वगैरह ना इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना है वहाँ पे WTO के अग्रीमेंट्स का। फिर हमारा जो वो सिंदाई फ्रेमवर्क है डिज़ास्टर रिडक्शन वाला, उसको हमें फुल्ली इम्प्लीमेंट करना है ताकि हम रिड्यूस कर पाएँ अपने डिज़ास्टर रिस्क को। तो जितनी भी लैंडलॉक कंट्रीज़ है, देखो वो कंट्रीज़ होती है जिनका कोई डायरेक्ट एक्सेस तो सी के साथ होता नहीं है। बहुत सी कंट्रीज है, देखो नेपाल ही हमारा साथ, हमारा नेबरिंग कंट्री है, या यहाँ पे कह रहा है लिथुआनिया है या उज्बेकिस्तान है, डबली लॉक, ये लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं, मतलब सराउंडेड बाय अदर लैंडलॉक कंट्रीज़ को हम कहते हैं डबली लैंडलॉक्ड कंट्रीज़, ठीक है।
तो आपको इनके भी नाम पता होने चाहिए। तो वहाँ भी बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है, हमें उसको भी बचाना है, क्योंकि इनके साथ ना बड़ा सारा क्राइसिस होता है। इनको ट्रेड की बहुत प्रॉब्लम होती है, इनको हमेशा ट्रांजिट नेशंस के साथ रिलाई करना पड़ता है, इनका ट्रेड का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, इनको कॉम्पिटिटिवनेस समझ लो, इनका बहुत डिले होता है ग्लोबल मार्केट में प्रोडक्शन जो भी देते हैं या जो भी सामान ये बेचते हैं, इनका लिमिटेड ट्रेड होता है, क्योंकि इनके पास तो वो है ही नहीं ना। दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट कि इनके पास कोस्टल एरिया तो है नहीं, ट्रेड कैसे करेंगे, तो लिमिटेड ट्रेड, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास लिमिटेड होती हैं, इनका FDI आना बहुत कम होता है यहाँ पर। इसीलिए जो इनकी टोटल एक्सपोर्ट है वो खाली समझो 1.1% तक ही जा रहा है। मतलब आप समझो ये ऐसी कंट्रीज़ हैं, लैंडलॉक डबल कंट्रीज़ हैं ये, जिनको इतनी सारी प्रॉब्लम देखनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड वगैरह इनके पास होता नहीं है। इसीलिए इस रिपोर्ट में ना बोला गया है कि जो लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए कुछ प्रोग्राम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्रीज़ रह गई, उनके साथ ट्रेड भी ठीक से नहीं होगा, तो वो कैसे आगे चल पाएंगी, कैसे इनकी लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कैसे इनको सपोर्ट करना है। तो उसके ऊपर ये पूरा शॉर्ट था। अब हम दूसरे शॉर्ट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव। क्या है ये समझते हैं। देखो, बिजनेस फॉर लैंड ना बेसिकली एक तरह का फोरम है, COP16 UNCCD में आया था, जिसका काम ही है प्राइवेट सेक्टर के की रोल को बढ़ाना, ताकि प्राइवेट सेक्टर क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल लैंड यूज़ को प्रमोट करे। तो UNCCD क्या है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, 1994 में एक सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, जो इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट से लिंक्ड था। बिजनेस फॉर लैंड फोरम क्या है, ये UNCCD का ही मेन इनिशिएटिव है, ताकि प्राइवेट सेक्टर इससे इंगेज हो और सस्टेनेबल लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट कर पाएँ। इसका एम ये भी है कि 1.5 बिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड को रिस्टोर करना है 2030 तक। समझो यहाँ पर बात, बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव का यही मकसद है कि 2030 तक हमारा 1.5 बिलियन हेक्टेयर का जो लैंड है वो रिस्टोर हो पाए, और हमारा लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को सपोर्ट करना है, और ड्रॉट को हमें बचाना है। ठीक है। नेक्स्ट आज न्यूज़ इज रिलेटेड टू, शॉर्ट जो है वो है, प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी नेगोशिएशन एडजर्न इन बुसन, साउथ कोरिया। कंट्रीज नेगोशिएट कर रही है लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट को प्लास्टिक पोल्यूशन का। 5th सेशन ये हुआ है विदाउट फाइनलाइजेशन ऑफ ट्रीटी, कि बिना फाइनलाइजेशन के ट्रीटी के ये काम करना है। अब ये जो ट्रीटी है बीइंग नेगोशिएटेड 2022 के UN एनवायरनमेंट असेंबली रेजोल्यूशन में, इसी का काम है कि हमें फुल लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक को एड्रेस करना है। जैसे प्लास्टिक का ना प्रोडक्शन, डिज़ाइन, डिस्पोजल, PDD, इन सभी पर हमें ध्यान देना है, ताकि प्लास्टिक से रिलेटेड पोल्यूशन ना हो। अब ये कह रहा है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हम लीड कर सकते हैं टू नॉन फाइनलाइजेशन ऑफ ट्रीटी। तो पहली चीज़ है प्रोडक्शन कैपिंग, यानी जो डिमांड है फॉर प्रोडक्शन कैप गोल्स बाय यूरोपियन यूनियन, लेटिन अमेरिका, अफ्रीकन कंट्रीज़, वो बहुत ज़्यादा अपोज की जा रही है इंडिया और चाइना द्वारा। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनो। नॉन फाइनलाइजेशन इस ट्रीटी का क्यों हो रहा है, पहले समझो इस ट्रीटी का काम क्या है। बुसन साउथ कोरिया में इसको एडजर्न करना पड़ा, क्योंकि ये कह रहा है जी जो फुल लाइफ साइकिल है प्लास्टिक को, उसको एड्रेस करना पड़ेगा, मतलब बहुत मुसीबत आ जाएगी। लेकिन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना इज सेइंग कि डिमांड फॉर प्रोडक्शन कैप गोल्स यूरोपियन यूनियन, लेटिन अमेरिकन, अफ्रीकन कंट्रीज द्वारा वॉज अपोज बाय कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई हम तो कैसे इतना बड़ा फैसला ले लें अभी, क्योंकि समझो अनक्लियर डेफिनेशन है। क्यों, पहले ये भी समझो, आपको उसने मत लग जाना कि ये इंडिया चाइना ये क्या कर रहे हैं, नहीं नहीं रुको, क्यों करा जा रहा है, क्यों हम इतना बड़ा फैसला नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ना क्लियर लैंग्वेज नहीं है। एलिमिनेशन सर्टेन प्लास्टिक केमिकल एंड प्रोडक्ट्स को कैसे करना है, उसके लिए क्लियर लैंग्वेज नहीं है, कोई टेक्स्ट नहीं है, ये डिफाइन ही नहीं कोई करता है कि प्लास्टिक या प्लास्टिक प्रोडक्ट क्या है, क्लियरली डेफिनेशन नहीं है। माइक्रो प्लास्टिक डि नॉट रिफ्लेक्ट डेफिनेशन ऑफ माइक्रो प्लास्टिक की डेफिनेशन नहीं है, नैनो प्लास्टिक की नहीं है, पॉलीमर्स की नहीं है, रिसाइकलिंग वाले प्लास्टिक की नहीं है। तो अब हमारे पास पूरा चिट्ठा होगा ही नहीं कि किस कैटेगरी को हमें प्लास्टिक मानना है, नहीं मानना, तब तक आप कैसे कर लोगे। तो भारत का स्टांस ये था, देखो जी अगर हम इतना बड़ा फैसला बिना जाने कर लेंगे तो हमारा तो डेवलपमेंट पे तो आपने सबसे बड़ा धक्का पहुंचा दिया, इम्पैक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे ना हम, तो प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी प्लास्टिक पॉलीमर कैसे रेगुलेट कर पाएंगे हम। फिर डिफाइनिंग स्कोप, सबसे पहले तो आप स्कोप बताओ ना, प्लास्टिक पोल्यूशन को एड्रेस करो, लिमिट करो, ओवरलैप ना करे, तो उससे पहले मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स करवाओ आप। फिर फेज आउट पीरियड इंडिया डिड नॉट सपोर्ट, इंक्लूजन ऑफ एनी लिस्ट विद फेज आउट डेट्स। आप फेज आउट डेट हमें क्यों सौंपने लग जाते हो, डेवलप कंट्रीज करके दिखाए ना पहले हमें ये। फिर असिस्टेंस की बात है, ड्यू कंसिडरेशन ऑफ नेशनल सर्कमस्टांसेस, तो साफ साफ बोला हमने भारत ने, भैया हमारे सर्कमस्टांसेस, हमारी कैपेबिलिटी,
हमें तो पूरा चाहिए, हमें सहारा दो आप फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस का, तभी हम कर पाएंगे। इवन सारी ही डेवलपिंग कंट्रीज़ को देखो, दो चीज़ें चाहिए, पैसा प्लस टेक्नोलॉजी दे तो हम करते हैं ये काम। बात समझ रहे हो? इसीलिए नेगोशिएट नहीं हो पाया, इसीलिए इसको एडजर्न करना पड़ा बुसन साउथ कोरिया में प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी। ठीक है जी, चलो मूव टू द नेक्स्ट शॉट, जिसमें हम बात करेंगे चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड 2024 के बारे में। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड 2024 अनाउंस किया। 2024 का ये लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी का अवार्ड है। इंडियन इकोलॉजिस्ट है माधव गैडगिल। उन्होंने बोला कि भाई हमें लोगों को प्रोटेक्ट करना है, प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना है रिसर्च एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट के साथ। और इज़ रिनाउंड फॉर इज वर्क इन इकोलॉजिकली फ्रेजाइल, जितना भी वेस्टर्न घाट का रीजन है, यूनिक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक था, तो यूएनईपी ने इसलिए अनाउंस किया चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। अब चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड क्या है? देखो ये हर साल दिया जाता है, 2005 से दिया जा रहा है, यूनाइटेड नेशंस का हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर है ये। तो 2024 के अंदर ही यूएनईपी ने इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस को ऑनर किया कि भाई साहब इनोवेशन और सस्टेनेबल सोल्यूशन निकालते हो, आप तो करते हो ना, इसीलिए इनको अवार्ड मिला गया है। ये ड्रॉट रिजिलियंट डिजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट कैसे करना है, बहुत काम करते हैं। आप समझो कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट अगर प्रोग्राम कोई मिला है तो उन्होंने वाकई काम किया है वेस्टर्न घाट इंडिया के रीजन्स के लिए। माधव गाडगिल कमेटी भी हमने इसीलिए बैठाई थी। इवन ये कैटेगरी लाइक जैसे पॉलिसी लीडरशिप की बात हो, इंस्पिरेशन कोई देना हो, साइंस एंड इनोवेशन पे बहुत काम करते हैं। इसीलिए यूएनईपी को हैज़ अनाउंस्ड चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड मिला है 2024 का लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी एज अवार्डेड टू इंडियन इकोलॉजिस्ट को मिला है माधव गैडगिल, क्योंकि इन्होंने लोगों को और प्लैनेट को रिसर्च एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट से बचाया है। ध्यान से समझ लो, यूएनईपी ने अनाउंस किया है चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड, समझ आ गया। फिर दूसरा 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी का अवार्ड माधव गैडगिल जी को मिला है, जो भारत के इकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था माधव गैडगिल ने? यूएनईपी की तो तारीफ करी यूएनईपी वालों ने कि भैया आपने बहुत रिनाउंड काम किया है, वाकई इकोलॉजिकली फ्रेजाइल वेस्टर्न घाट तैयार करा है। चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड 2015 से दिया जा रहा है, यूनाइटेड नेशंस का हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर है। यूएनईपी वालों ने आप समझो ऑनर किया, मतलब इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, कि जो भी ऐसा काम करेंगी ड्राउट रेजिलियंस को लेके या कॉम्बैट करेंगी, डिजर्टिफिकेशन को रिस्टोर वगैरह करेंगी, तो उन सबको अवार्ड दिए जाते हैं इसके तहत। तो कोई भी यूएनईपी बोला, यूएनईपी ने कैटेगरी भी बना दी है कि साइंस एंड इनोवेशन पे कोई काम करेगा उसको चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड दिया जाएगा। हर साल ये आपको पता ही है देना जाता है, एनुअली ये किया जाता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट। 7th अमेंडमेंट आपका है, 7th टॉपिक है अमेंडमेंट टू ALMM ऑर्डर। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इस अमेंडमेंट को अप्रूव करा। बोला जी बहुत ज़रूरी था, और ALMM का फुल फॉर्म है अप्रूव मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स। इसका काम ही है बूस्ट करना डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग को। अब क्या है समझते हैं, इस इनिशिएटिव का काम क्या है? प्रमोट करना डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग को। PLI स्कीम फॉर हाई एफिशिएंसी, स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क बनाने हो, अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाना हो। FDI 100% का देने लग गई। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इसका ध्यान रखा जा रहा है कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। अब इस अमेंडमेंट के तहत और क्या क्या हो रहा है? इंट्रोडक्शन ऑफ ALMM लिस्ट सेकेंड, यानी सोलर PV सेल, यानी जितने भी सोलर PV है ना मॉड्यूल्स हैं, वो गवर्नमेंट बैक प्रोजेक्ट हो जाए, नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट हो जाए, ओपन एक्सेसिबल रिन्यूएबल एनर्जी हो जाए, इन सभी में यूज़ किया जाएगा। तो लिस्ट 1 जो अंडर है ALMM वो इशू की गई है। ठीक है, दूसरा एग्जेम्प्ट किन प्रोजेक्ट्स को किया गया है जो ऑलरेडी बिडिंग प्रोसेस वगैरह में। फिर यहाँ पर कह रहे हैं प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन, यानी थिन फिल्म सोलर मॉड्यूल्स हैं जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इंटीग्रेटेड सोलर PV मॉड्यूल्स में, उनको दिया गया है। देखो इंडिया ना इम्प्लीमेंट तो इसका 1 जून 2026 से होगा कि जो PV मॉड्यूल जो भी बनेंगे वो कंप्लाइंसेस के अकॉर्डिंग बनेंगे, लिस्ट जो प्रिपेयर की जाएगी। लेकिन भारत में सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए चैलेंज है। देखो सारा मुद्दा समझ गए, ये सारा काम जो हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, सारा काम समझ रहे हो क्या करा जा रहा है? ये सारा काम ये किया जा रहा है कि किसी भी तरह भारत देश में हमारे सोलर मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाए, तभी सारे सोलर PV मॉड्यूल्स को सरकार बैक्ड प्रोजेक्ट नेट मीटरिंग एक्सेसिबल हर जगह पे यूज़ किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। बिडिंग भी कराई जा रही है कि भैया जो भी आना चाहे वो इसमें बिडिंग भी करे, और उस हिसाब से इसको फिर बांटा जाएगा कैसे कैसे इसके सोलर PV सेल बनाए जाएंगे। लेकिन चैलेंज पता है क्या है?
हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इतनी है नहीं गाइस। इंडिया को सोलर इक्विपमेंट चाइना से मंगवाने पड़ते हैं, वियतनाम मलेशिया से मंगवाते हैं, चाइना से सबसे ज़्यादा मंगवाते हैं, 62% चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। पहली बात समझ गए, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ही नहीं, देखो जो सच बात है। फिर उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम है, हमारे पास अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी नहीं है माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। सोलर सेल हैम्पर होगा, उससे मॉड्यूल प्रोडक्शन हैम्पर होगा, तो फ़ायदा क्या। फिर हमारे पास इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया ही नहीं हुआ हमने, इसका सोल्यूशन ही नहीं है हमारे पास। फिर हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, हमारे पास स्किल लेबर की बहुत शॉर्टेज है यहाँ पर, तो कैसे हमारा भारत का सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काम करेगा। तो जब भी क्वेश्चन सोलर पावर से आए तो आप बताओ कि भारत कर तो रहा है, हमने PLI स्कीम भी चलाई, हम सोलर पार्क क्रिएट कर रहे हैं, FDI भी हमने 100% दे दी कि भैया आओ और हमारे देश में आप ऑटोमेटिक रूट से, कोई गवर्नमेंट कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आइए और हमारे देश में बूस्ट कीजिए डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन चैलेंजेस भी मैंने आपको बता दिए हैं कि अभी हमारे पास जो जो प्रॉब्लम्स हैं, हमें अपनी प्रॉब्लम्स को सबसे पहले ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स। तो सेंटर इज़ लाइकली टू इम्पोज पेनाल्टी, कार मेकर्स पर पेनाल्टी लगा रहा है इन वायलेशन ऑफ सेंट्रल कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स को लेकर। ये नॉर्म जो है पहले नोटिफाई किए गए थे बाय गवर्नमेंट इन 2017, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के तहत इसको किया गया। तो मिटिगेट करना है फ्यूल कंजम्पशन को, कैसे करना है, लो करना है सबसे पहले, हमें CO2 के इमिशन को कम करना है, ऑयल की डिपेंडेंसी को रिड्यूस और करना है, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करना है। यानी हमें गैसोलीन इक्विवेलेंट अपने कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल कंजम्पशन को, कॉर्पोरेट के उसको जितनी भी गाड़ियाँ बेची जा रही हैं उसमें हमें फिजिकल ईयर में ये देखना है कि इसमें ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर हो, क्योंकि देखो इसकी ना एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी के जो नॉर्म्स हम लगवा रहे हैं इसमें हमें यही है कि हमारा जो CO2 का लेवल है ना वो कम हो, एयर पोल्यूशन कम फैले, क्योंकि देखो इसमें हमें पेट्रोल, डीजल, LNG, CNG सब में डालेंगे हम, जिसका जो भी व्हीकल का वेट 3500 किलोग्राम से कम होगा ना उसमें ये सब में डलेगा ये। तो सेंटर भी पेनल्टी के बारे में भी सोचने लगा है कि जिन्होंने आपने नहीं और नॉर्म्स माने आप पेनलाइज किए जाएंगे। 2017 से ही आ गया था नोटिफाई पहली बारी। तो हमारा यही है कि गैसोलीन इक्विवेलेंट्स ऐसा कुछ लेकर आना है, तो 100 किलोमीटर या 100 लीटर्स के लिए ही चलाया जाएगा, ठीक है। समझ गए ये काम क्यों करा जा रहा है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट शॉट जिसका नाम है इंडिया ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने ये काम किया है। ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी का मतलब होता है, ग्रीन स्टील क्या होता है, सबसे पहले स्टील जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो और जिसकी इमिशन 2.2 टन से कम हो। मतलब हमें क्या तैयार करना है, हमें फिनिशिंग स्टील बनाना है। फिर स्टार रेटिंग सिस्टम भी है, थ्रेशोल्ड लिमिट तैयार की गई है, फिर विल बी रिव्यूड एवरी 3 ईयर्स। इसमें ना जैसे कि फर्स्ट स्टार ग्रीन रेटेड स्टील है, इसका एमिशन इंटेंसिटी हमने कहा है कि 1.6 टन से कम रखना है। 4 स्टार वाले में 1.6 से लेकर 2 टन तक रहेगी रेटिंग वाला इमिशन होगा इंटेंसिटी, और 3 स्टार ग्रीन रेटेड स्टील का मतलब है कि 2 से 2.2 तक रहेगी। नोडल एजेंसी जो इसको इम्प्लीमेंट करेगी, मेजरमेंट करेगी, रिपोर्ट करेगी, वेरिफिकेशन वगैरह, ग्रीन सर्टिफिकेट वगैरह इशू करेगी, उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टार टेक्नोलॉजी। अब ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी का फ़ायदा क्या है, देखो क्यों कर रहे हैं हम स्टील में, क्यों हम ग्रीन रेटिंग लगवा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा ग्रीन स्टील एडवांस हो। 15,000 करोड़ हम इस मिशन को लगा के दे रहे हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि हमारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े, क्योंकि जो भारत का स्टील है वो कॉम्पिटिटिव रहना चाहिए। EU का जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट है ना, वहाँ पर अगर हमें अपना स्टील बेचना है या जो भी करना है उसके लिए हमें अगर लीडर बनना है ना ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, अपनी पोजीशन हमें ये बनानी, इसलिए हम चाहते हैं। फिर हम चाहते हैं इनोवेशन एंड ग्रोथ भी बढ़े, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क, स्टील का प्रोडक्शन बढ़े, इनोवेशन अच्छा हो, लो कार्बन प्रोडक्ट क्रिएट हो मार्केट के अंदर, वो इसके लिए किया गया है। अच्छा, ऐसे कौन से की इनिशिएटिव लिए गए हैं तो डीकार्बोनाइज स्टील सेक्टर इन इंडिया। तो पहला सेक्टर है नेशनल मिशन फॉर इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, यानी NAPCC जो है वो 8th मिशन है अंडर द नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। फिर है आपका पैट यानी कि परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम है, ये मार्केट बेस्ड यहाँ पर मैकेनिज्म चलाया जा रहा है ताकि एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट भी देने अब हमें स्टील सेक्टर को डीकार्बनाइज। देखो अब हमें बहुत सारे सेक्टर्स के लिए काम करना पड़ेगा और हम सभी सेक्टर्स को चाहते हैं डीकार्बनाइज करना। अब चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी हो, नेशनल सोलर मिशन हो, इन सभी में हमारा एक ही पर्पज़ है कि डीकार्बनाइज हो सेक्टर,
ठीक है, मूव टू दी नेक्स्ट शॉट, थोड़ा सा और रह गया, कर लेते हैं। इंडिया ने ना फर्स्ट एवर गैंगेस रिवर डॉल्फिन टैगिंग की है असम में, कंडक्ट की है, मतलब हमने प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू करा है, टैगिंग एक्सरसाइज। टैगिंग का मतलब होता है डिवाइस अटैच करना, मार्कर अटैच करना, टैग करना एनिमल को ताकि वो ट्रैक हो पाए। और आप जानते हो आजकल बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो एनिमल्स को या फौना फ्लोरा को, मतलब ज़्यादातर फौना को क्या कर रही है, टैग कर रही है इन ऑर्डर टू ट्रैक द एनिमल्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इनके माइग्रेटरी पैटर्न को जानना, इनका रेंज कितना है, कितना फैली हुई है, इनका हैबिटेट कहाँ है, कहाँ रिवर सिस्टम में रहती है, सब पता चल जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये कंडक्ट किया है। इम्प्लीमेंट कौन करेगा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया असम के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। तो फंड कौन करेगा इसको, नेशनल कैंप अथॉरिटी। इस्टेब्लिश कौन कर रहा है, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड के तहत किया जा रहा है। इसको मैनेज कौन करेगा, नेशनल कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड द्वारा। अब प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ले रहा है। 2020 में इसको लॉन्च किया गया था आफ्टर प्रोजेक्ट टाइगर के मॉडल के बाद। इसका काम क्या है, गंगा रिवर के डॉल्फिन को कंजर्व करना। गैंगेज रिवर डॉल्फिन प्लेटनिस्टा जो आपका गैंगिटिका है, ये इंडिया का पहला नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, एंडेमिक है। ये ज़्यादा नहीं मिलता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, पहली चीज़। हैबिटेट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर तक रिस्ट्रिक्टेड है। कैसे, गैंगेस, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, कर्णफुली, संगू रिवर सिस्टम जो नेपाल ये सब बना हुआ है, यहाँ पर ये फ्रेश वाटर में ही ज़्यादातर गैंगेस रिवर डॉल्फिन रहता है। भारत के अंदर इसकी पॉपुलेशन 90% है। IUCN स्टेटस इसका इंडेंजर्ड कैटेगरी का है। गैंगेस रिवर डॉल्फिन के कुछ फीचर्स भी आपको पता होने चाहिए कि ये सबसे पहले ब्लाइंड है, रिलाई ऑन इको लोकेशन, यानी लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानती है, साउंड से, रिफ्लेक्टिंग साउंड से पहचानती है। इसकी बायोलॉजिकल नीड है ये। फिजिकल अफेयरेंस, इसका जो थिन स्नॉट बड़ा सा होता है, बेली जो इसकी होती है वो राउंड राउंड होती है, बॉडी बड़ी स्टॉकी सी होती है, फीमेल ज़्यादा बड़ी होती है मेल्स के कंपैरिजन में। और अम्ब्रेला स्पीशीज, इसको टाइगर ऑफ द गैंगेस बोलते हैं इसको, क्योंकि ना इसको लोकल भाषा में इसको सू बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक सा नॉइस निकालती है जब ये ब्रीद करती है ना, सांसें लेती है ऐसे, ये तो बड़ा ही ये ऐसी सी आवाज़ निकालती है, सू ऐसे करके, तो इसीलिए इसको सू बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हमारा आएगा कि जो रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, डिक्लेयर किया गया है। कहाँ पर है, तो जो बच्चे भी मध्य प्रदेश का प्रीलिम्स लिखने जा रहे हैं उनको तो ज़रूर पता होनी चाहिए ये न्यूज़। रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 8th हमारी टाइगर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। दैट इज़ वाई मध्य प्रदेश के लिए मैं कह रही हूँ ना। दूसरे भी टाइगर रिजर्व्स हैं मध्य प्रदेश के, कान्हा है, सतपुरा है, बांधवगढ़ है, पेंच है, संजय डुबरी, पन्ना, वीरांगना दुर्गावती, ये सारे टाइगर रिजर्व्स कहाँ पर स्थित हैं, मध्य प्रदेश में। कौन कौन, कान्हा, सतपुरा, बांधवगढ़, पेंच, संजय डुबरी, पन्ना, वीरांगना दुर्गावती एंड ऑल। भारत की सरकार ने क्यों एफर्ट लिए हैं प्रोजेक्ट टाइगर के, क्योंकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एक तो, ठीक है, असिस्टेंस देते हैं स्टेट्स को भी हम, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, और इसमें कंजर्वेशन शॉर्ट टाइगर स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाई गई है, ये सब बनाया गया है। अब रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे सिचुएटेड है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, यानी सिचुएटेड है रायसेन एंड सीहोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मेजर साइट जो है वो वर्ल्ड का हेरिटेज साइट भीमबेटका रॉक शेल्टर्स हैं। इसके अलावा गिनोरगढ़ फोर्ट है, POW कैंप्स हैं, फ्लोरा फौना इसका फॉरेस्ट जो रत्तापानी का ड्राई डेसिडुअस में मिलेगा, मॉइस्ट डिसऑर्डियस टाइप का मिलेगा। 55% एरिया यहाँ पे टीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, टीक मिलेगा यहाँ पर। तो याद रखना रत्तापानी में कैसा रहता है क्लाइमेट, कैसा फॉरेस्ट टाइप रहता है, डेसिडुअस या मॉइस्ट डिसऑर्डियस, ज़्यादातर इसमें टीक की आपको एरिया मिलेगा कवर। एनिमल कौन से रहते हैं इस जगह पर, टाइगर है, लेपर्ड है, स्लोथ बेयर है, हाइना है, स्पॉटेड डियर, ये रहते हैं। प्रोसेस क्या होता है, टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया को डिक्लेयर करने का सबसे पहला प्रोसेस है, टाइगर रिजर्व्स आर नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट। कह रहा है एज पर प्रोविजन सेक्शन 38 जो 5th है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, उसमें नेशनल टाइगर रिजर्व अथॉरिटी को बनाने की ज़रूरत है। और कौन कौन से स्टेप्स लगते हैं इस नोटिफिकेशन में, प्रपोजल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेट। आपको स्टेट से सबसे पहले अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है, कि आपको बनाना कैसे है। उसके बाद आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से,
फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसमें लगेगा, स्टेट अथॉरिटी जो होगी वो रिजर्व को बनाने से पहले नोटिफाई करेगी। इन सारी रिकमेंडेशंस के बाद जाके आपको पता चलता है कि हाँ जी फला जगह जो टाइगर रिजर्व बन चुकी है। अब हमारा एक माधवगढ़ है, अब जल्दी से ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा रह गया। माधव नेशनल पार्क कहाँ पर है? नेशनल टाइगर जो हमारी कंजर्वेशन अथॉरिटी है यानी NTCA जो है उसने माधव नेशनल पार्क अप्रूव करा है कि ये न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व होगा मध्य प्रदेश का। NTCA एक स्टेचुटरी बॉडी है, एक एक्ट के तहत आई है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एज अमेंडेड इन 2006 टू एडमिनिस्टर प्रोजेक्ट टाइगर। माधव नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये सिचुएटेड है मध्य प्रदेश के नदनपाट शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट अपर विंध्यन हिल्स में। ये पार्क वॉज हंटिंग ग्राउंड ऑफ मुगल एम्परर, यहाँ पर हंटिंग करते थे जो महाराजा थे ग्वालियर के, उन्हें स्टेटस मिला था नेशनल पार्क 1958 का। फौना की बात की जाए तो एंटेलप्स हैं, नीलगाय है, चिनकारा है, चित्तल है, लेपर्ड वगैरह हैं। फिर फ्लोरा यहाँ पर कैसा होता है? नदन ड्राई डेसिडुअस मिक्स फॉरेस्ट है, यहाँ ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट है, सकाई सागर है, माधव सागर है, ये 2 लेक्स हैं इस पार्क में। मादीखेरा डैम जो है वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द पार्क में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना माधव नेशनल पार्क अगेन ये क्या है? टाइगर रिजर्व है, ये भी नया। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। NTCA जो है उसने अमेंड करा है प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर, और इसकी लोकेशन ध्यान रखना ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट अपर विंध्यन हिल्स में है। यहाँ पर मुगल एम्परर्स क्या करते थे? हंटिंग करते थे। महाराजा ऑफ ग्वालियर जो थे वो भी करते थे, और फिर इसको नेशनल पार्क का स्टेटस 1958 में दिया गया था। ठीक है, चलिए स्पॉन्ज सिटी किसे बोलते हैं जी? स्पॉन्ज सिटी का मतलब क्या होता है? ये एक इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है, स्पॉन्ज सिटीज़ को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, एक इफेक्टिव अप्रोच है अर्बन फ्लड्स को यानी कि शहरों की बाढ़ को रोकने का तरीका। स्पॉन्ज सिटी का मतलब है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट करना, फ्लड कंट्रोल करना, पानी को कंजर्व करना, पानी की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ग्रीन रूफ बनाना, वेटलैंड तैयार करना, ट्री कवर को बनाना। तो बेनिफिट क्या है? स्पॉन्ज सिटी से एयर की ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, क्या कर रहे हो इससे? आप क्या कर रहे हो? ग्रीन रूफ बना रहे हो, ट्री कवर वगैरह कर रहे हो ना, तो इससे एयर की ह्यूमिडिटी सबसे पहले बढ़ेगी। फिर अर्बन माइक्रो क्लाइमेट जो होगा उसको रेगुलेट करना और इससे पब्लिक हेल्थ बचाना है। स्पॉन्ज सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड का अगर हम बात करें तो तिराना एंड एल्बेनिया में है ना, वहाँ पे एक रिंग फॉरेस्ट तैयार करा गया है, रिंग की तरह है वो ना, हवा को क्लीन करता है। ऐसे ही बर्लिन में ना ग्रीन रूफ बनाई गई हैं, वर्टिकल गार्डन्स बनाए गए हैं, तो इससे क्या होता है? अर्बन फ्लडिंग रुकेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, स्पॉन्ज सिटीज़ के कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट आता है दिनाली फॉल्ट। ये एक नई रिसर्च है और इसके तहत क्या किया जा रहा है, जितनी भी 3 साइट्स हैं ना स्प्रेड अलोंग दिनाली फॉल्ट वर वंस अ स्मॉलर यूनाइटेड जियोलॉजिकल फीचर होता था। ये मेजर स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, अलास्का में लोकेटेड है, USA के अंदर। टेक्टोनिक डायनेमिक्स हैं इसके। तो फॉल्ट एंड टाइप देखो तो शार्प ब्रेक है, अर्थ का क्रिस्टल रॉक्स हैं ये, नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट, ये सारे के सारे टाइप्स हैं फॉल्ट के। फॉल्ट का मतलब क्या है? अर्थ का क्रिस्टल रॉक में शार्प ब्रेक होना। नॉर्मल प्लेट फॉल्ट क्या होता है? जब 2 प्लेटें ऑन द वन ऑफ द टॉप ऑफ द अदर स्लाइड पास्ट ईच अदर, यानी जब 2 प्लेटें वन ऑन टॉप ऑफ द अदर स्लाइड करती हैं। जब रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है? व्हेन वन प्लेट स्लाइड अंडर द, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर चली जाए, वर्टिकल ऑफसेट बनाए। तो ये टाइप्स होते हैं फॉल्ट को बनाने के। जब 2 प्लेट्स हॉरिजॉन्टली चले, यहाँ चले, यहाँ चले, तो उसको मूव करते हैं, तो उसको स्ट्राइक स्लिप कहते हैं। ऑब्लिक का मतलब होता है कि जो 2 ब्लॉक्स बने और इधर में एक फॉल्ट में डिफरेंट डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली जाएंगी, वो जाएंगी, कोई इधर जाएगी, किधर जाएगी, इधर जाएगी, ऐसे जाएगी, तो ये रिवर्स फॉल्टिंग करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट हमारा शॉट है आज का, वो है किलायुए वोल्केनो। ठीक है, ये कहाँ पर आया? हवाईयन बिग आइलैंड में आया था, और 99% गैस मॉलिक्यूल इससे निकल के बाहर आए हैं, जिसकी वजह से जब ये फटा पूरा तो वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड सारा को सारा निकल कर बाहर आया। रिमेनिंग जो 1% था उसमें आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड ये निकला था। तो किलुआ वोल्केनो जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो है। ये सदर्न पार्ट ऑफ आइलैंड हवाई US से निकला था, और वोल्केनो समिट जो कोलैप्स हुई टू फॉर्म अ कैल्डरा, आपको पता है ना, कोलैप्स होकर फिर कैल्डरा बनाता है, ब्रॉड शैलो डिप्रेशन बना देता है, फिर स्लोप मर्ज होती है, फिर दोस्त नियर बाय में से एक वोल्केनो एक और आ गया था, वोल्केनो नेशनल पार्क मोना लो, तो ये भी एक क्रिएट हुआ था इसमें। कल हम सोशल इश्यूज शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व एनवायरनमेंट के।
तो चलते हैं हम एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस में आपको दिखा देती हूँ MCQs। तो जो बच्चे भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं प्लीज़ जुड़ जाइए, तभी आप आंसर्स देख पाएंगे। क्योंकि तो क्वेश्चन देखो, रीड करो, ट्री फॉरेस्ट कवर से जो भी रिपोर्ट्स मैंने आपको इन्वायरमेंट की पढ़ाई हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चंस करो, सॉल्व करो, देखो कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आपने वीडियो ठीक से सुनी होगी तो सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं। 17 टोटल क्वेश्चन मैंने डाले हैं आज, तो आपको सारे के सारे ये कंप्लीट करना है, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।